महाराज धर्मपाल विजयपुर के न्यायप्रिय राजा थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनके दरबार में दो प्रमुख मंत्री थे। एक थे महामंत्री चाणक्य, जिनकी बुद्धिमत्ता बेजोड़ थी, और दूसरे थे दरबारी मंत्री कपिल, जो चाणक्य से ईर्ष्या रखते थे। कपिल हमेशा चाणक्य को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य हस्तिनापुर के महाराज प्रताप विजयपुर के राजमहल पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। आइए महाराज प्रताप, आपका विजयपुर में स्वागत है। आपके यहाँ अचानक आगमन का क्या कारण है? सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज धर्मपाल, कुशल कहाँ? एक ऐसी दुविधा आ पड़ी है जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। मैंने बहुत प्रयत्न किए, अपने सभी मंत्रियों से सलाह ली, पर कोई हल नहीं सूझ रहा। आपकी न्यायप्रियता और महामंत्री चाणक्य की बुद्धिमत्ता की ख्याति सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। निश्चिंत रहिए महाराज प्रताप, आप अपनी समस्या विस्तार से बताइए। विजयपुर का दरबार सदैव न्याय के लिए खुला है। महाराज, मेरे राज्य में दो स्त्रियां हैं, तारा और चंदा। दोनों ने एक ही समय पर बच्चे को जन्म दिया। दुविधा यह है महामंत्री, तारा का बच्चा जन्म लेते ही दुर्भाग्यवश चल बसा, लेकिन अब तारा और चंदा दोनों ही उस जीवित बच्चे पर अपना दावा कर रही हैं। दोनों का कहना है कि वह बच्चा उनका है। यही तो मेरी परेशानी है महाराज। मैंने हर संभव तरीके से पता लगाने की कोशिश की, कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता पा रहा कि बच्चा किसका है। दोनों ही स्त्रियां अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कपिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें लगा कि यह एक ऐसा मामला है जिसे चाणक्य भी नहीं सुलझा पाएगा। एक जटिल समस्या है महाराज प्रताप। एक बच्चे की असली मां का पता कैसे लगाया जाए जब दोनों ही एक ही समय पर प्रसव पीड़ा से गुजरी हों? बहुत प्रयत्न किए, अपने सभी मंत्रियों से सलाह ली, पर कोई हल नहीं सूझा। मैंने हर संभव तरीके से पता लगाने की कोशिश की, कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता पा रहा कि बच्चा किसका है। दोनों ही स्त्रियां अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। महाराज, यह सत्य है कि यह एक अनोखी और जटिल गुत्थी है। इसमें केवल शारीरिक साक्ष्य ही पर्याप्त नहीं होंगे, हमें मन और भावनाओं को भी समझना होगा। ठीक कहते हो महामंत्री, इस मामले में हमें धैर्य और विवेक दोनों से काम लेना होगा। महाराज प्रताप, क्या आप उन दोनों स्त्रियों को विजयपुर लाने की व्यवस्था कर सकते हैं? अवश्य महाराज धर्मपाल, मैं अभी संदेश भेजता हूँ, वे जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। यही तो। महाराज प्रताप, क्या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इन दोनों के प्रसव के समय मौजूद रहा हो और जिसने निश्चित रूप से देखा हो कि कौन किसका बच्चा था? सबसे बड़ी समस्या है महामंत्री। प्रसव पीड़ा के समय तारा और चंदा दोनों ही अपने अपने घरों में अकेली थीं। केवल उनकी दाइयां थीं और दोनों दाइयां भी अपनी अपनी मालकिन के पक्ष में गवाही दे रही। देखते हैं चाणक्य, इस बार तुम्हारी बुद्धि क्या रंग लाती है। तारा और चंदा को विजयपुर दरबार में लाया गया। एक स्त्री के हाथ में वह मासूम बच्चा था। चाणक्य गहन चिंतन में डूब गए। विजयपुर के राजमहल में सभी की निगाहें महामंत्री चाणक्य पर टिकी थीं। तारा, तुम क्यों कहती हो कि यह बच्चा तुम्हारा है? तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? महाराज, मैंने इसे अपनी कोख में 9 महीने पाला है। यह मेरा लहू है, मेरी जान है। मैं जानती हूँ कि यह मेरा बच्चा है। यह मेरी एकमात्र आशा है महाराज। मैंने अपना एक बच्चा खो दिया, पर यह बच्चा मेरा है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। तुम क्या कहती हो? यह बच्चा तुम्हारा कैसे है? महाराज, यह बच्चा मेरा है। मैंने इसे जन्म दिया है। तारा झूठ बोल रही है। उसका बच्चा तो मर गया था। वह मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही है। ये मेरी ममता का फल है महाराज। यह वास्तव में एक अग्नि परीक्षा है महामंत्री। हमारी न्याय प्रणाली के लिए यह एक चुनौती है। तो महाराज, जहां चुनौती होती है वहीं बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा भी होती है। मुझे लगता है कि मैंने इस मामले की गहराई को समझ लिया है। क्या उपाय है महामंत्री? क्या हम इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं? महाराज, मुझे इस मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए।
और मुझे इन दोनों स्त्रियों के साथ कुछ और समय बिताना होगा ताकि मैं उनके व्यवहार और उनके मन की गहराइयों को समझ सकूं। जैसी आपकी आज्ञा महामंत्री। महाराज प्रताप, आप और दोनों स्त्रियां कुछ दिन विजयपुर में ही ठहरें। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता से इस गंभीर मामले को सुलझाना था। दरबारी मंत्री कपिल भी अपनी चाल चल रहे थे। उन्हें लगा कि यह चाणक्य को फंसाने का सबसे अच्छा मौका है। कपिल ने अपने एक गुप्तचर को बुलाया जिसका नाम था बलदेव। बलदेव एक नाटकबाज और थोड़ा डरपोक आदमी था। बलदेव, तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें यमराज का भेष धारण करना है, बिल्कुल डरावना, जैसे असली यमराज हो। यमराज का भेष? पर क्यों मंत्री जी? पर मंत्री जी, अगर उन्होंने पहचान लिया तो? तुम मूर्ख हो क्या? आधी रात को कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। बस जैसा कहा है वैसा करो। अगर तुम सफल रहे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर नहीं। बलदेव डरते डरते तैयार हो गया। उसी रात बलदेव ने यमराज का भयंकर भेष धारण किया। काला लबादा, बड़ी बड़ी मूछें, नकली सींग और एक बड़ी सी गदा। वह सबसे पहले तारा के कक्ष में घुसा। तारा गहरी नींद में सो रही थी। बलदेव ने एक डरावनी आवाज में कहा, मैं यमराज हूँ। मैं इस बच्चे की असली माँ को लेने आया हूँ। तारा हड़बड़ा कर उठी। उसने यमराज को देखा और भय से कांप उठी। लेकिन जैसे ही उसने असली माँ और बच्चे शब्द सुने, उसके चेहरे पर भय की जगह क्रोध आ गया। ओह यमराज जी, आपका स्वागत है, लेकिन आप गलत जगह आ गए हैं। इस बच्चे की असली माँ तो मैं हूँ और मैं इसे किसी को नहीं देने वाली। अगर आप इसे लेने आए हैं तो पहले मेरे हाथ से इसे छीन कर दिखाओ। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली माँ कौन है। भागो यहाँ से, वरना तुम्हारी यमराजगिरी निकल जाएगी। बलदेव दर्द से चीखता हुआ अपनी नकली मूछें और सींग छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तारा ने दरवाजे पर कुंडी लगाई और बच्चे को कस कर गले लगा लिया। वह अपनी सारी नकली साज सज्जा रास्ते में ही छोड़ गया। अगली सुबह बलदेव सीधा कपिल के पास पहुंचा, हांफता हुआ और डरा हुआ। मंत्री जी, ये कैसा काम था? वे दोनों स्त्रियां तो शेरनी हैं। उन्होंने मुझे यमराज समझकर पीटना शुरू कर दिया। मैं तो जैसे तैसे जान बचाकर भागा हूँ। कपिल अपनी योजना की विफलता पर झुंझलाए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। दोपहर में महामंत्री चाणक्य ने महाराज धर्मपाल के साथ दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। महाराज प्रताप भी मौजूद थे। बच्चा अभी भी चंदा के पास था। दरबार हे प्रजाजन और उपस्थित सज्जनों, यह मामला अत्यंत जटिल और हृदय विदारक है। चूंकि दोनों ही इस बच्चे पर अपना पूर्ण अधिकार जता रही है और कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं, और चूंकि बच्चा एक ही है और उसे दो हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है। सैनिक, अपनी तलवार निकालो। और अब इस बच्चे के दो बराबर हिस्से कर दो। आधा हिस्सा तारा को दे दो और आधा चंदा को। इस प्रकार दोनों को न्याय मिल जाएगा। जैसे ही चाणक्य ने यह कहा, दरबार में एक चीख गूंज उठी। यह तारा थी। नहीं नहीं महामंत्री, ऐसा मत कीजिए, यह अन्याय होगा। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के टुकड़े मत कीजिए। मैं नहीं चाहती आधा बच्चा, मैं नहीं चाहती। अगर मेरे बच्चे के दो टुकड़े हो गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा है कि यह बच्चा चंदा को ही दे दीजिए। उसे जीने दीजिए। मेरा बच्चा जीवित रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तारा की आवाज में पीड़ा थी, सच्चा मातृत्व था। वह अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना दावा तक छोड़ने को तैयार थी। वहीं दूसरी ओर चंदा शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह बस देखती रही। जब तारा ने यह कहा कि बच्चा चंदा को दे दिया जाए, तब भी चंदा के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। एक अजीब सी ठंडी शांति थी। सैनिक, ठहरो सैनिक, तलवार वापस रखो। अपने तलवार अंदर रख ली। दरबार में सभी भ्रमित थे। कपिल भी असमंजस में था। दरबार में एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई, फिर शांति छा गई। सभी इंतजार कर रहे थे कि चाणक्य अपने निर्णय का कारण स्पष्ट करे। महाराज, सत्य उजागर हो चुका है। ये बच्ची तारा ही इस बच्चे की असली माँ है।
महाराज, एक माँ अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। जब मैंने बच्चे के 2 टुकड़े करने का आदेश दिया तो तारा तुरंत चीख उठी। उसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपना दावा छोड़ दिया। ये केवल एक सच्ची माँ ही कर सकती है। वहीं दूसरी ओर चंदा शांत रही। उसे बच्चे के 2 टुकड़े होने की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इस बात का प्रमाण है कि वह इस बच्चे की असली माँ नहीं है। चंदा का चेहरा पीला पड़ गया। वह अब अपनी चोरी छिपा नहीं सकती थी। बच्चे को धीरे से नीचे रखते हुए वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में अब भय था। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महामंत्री। मैंने लालच में आकर झूठ बोला। मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। मैंने इस बच्चे को अपना कहने का झूठ बोला। मैं बस एक बच्चा चाहती थी, कोई भी बच्चा। चंदा, तुमने एक मासूम बच्चे पर दावा करके और एक माँ से उसका अधिकार छीनने की कोशिश करके एक बड़ा पाप किया है। तुम्हें अपने इस कृत्य का दंड अवश्य मिलेगा। महाराज प्रताप ने चंदा को अपने सैनिकों को सौंप दिया और उसे हस्तिनापुर ले जाने का आदेश दिया, जहां उसे उसके अपराध के लिए उचित दंड मिलेगा। महामंत्री, आपने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया है। आपने न केवल सत्य को उजागर किया बल्कि एक माँ को उसका खोया हुआ सुख भी लौटाया। विजयपुर को आप पर गर्व है। कपिल अपनी चाल के विफल होने पर अपना मुंह लटकाए खड़ा था। उसे पता था कि चाणक्य की श्रेष्ठता एक बार फिर सिद्ध हो गई थी। इस प्रकार गंभीर मामला सुलझ गया और विजयपुर के दरबार में न्याय की जीत हुई। गांव में फिर से शांति छा गई और सभी ने एक बार फिर चाणक्य की बुद्धिमत्ता और महाराज धर्मपाल के न्याय की सराहना की।